एलीट जनरल नॉलेज के नवीनतम भू राजनीति केंद्रित शोध और विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक देश स्पेन की, जो अपनी बुल फाइट्स के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन आज हम बात करेंगे उसकी सीमाओं के अंदर चल रही एक और कशमकश की। और हाँ, अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आ रही है तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, प्लीज़ कर दीजिए। आज हम स्पेन और उसके एक बहुत ही अहम और क्या कहते हैं चर्चित स्वायत्त क्षेत्र कैटलोनिया के बीच के रिश्ते की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो इस कहानी के कई पहलू दिखाती है, मतलब इसका लंबा इतिहास, हाल की राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक दांव-पेच और वो सांस्कृतिक पहचान वाले सवाल। हमारा मकसद है 2025 में इस रिश्ते की नब्ज टटोलना। क्या आज़ादी की वो लहर अब शांत हो गई है? किन मुद्दों पर अब ज्यादा जोर है? और यहाँ से आगे क्या रास्ता दिख रहा है? तो चलिए मिलकर इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री से। कैटलोनिया ये स्पेन के उत्तर पूर्व कोने में बसा है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी भाषा कैटलन, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब स्पेन में वो फ्रैंको की तानाशाही खत्म हुई और 1978 में लोकतंत्र वापस आया। इसी दौरान कैटलोनिया को काफी स्वायत्तता वापस मिली। इसके तहत बना इस्तातूत दतनामिया, मतलब उनका अपना स्वायत्तता कानून। हाँ, स्टैट्यूट, बिल्कुल। और उनकी अपनी सरकार जनरलिटेट। हाँ, जनरलिटेट, ये एक नई शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन असली कहानी तो कह सकते हैं इसके बाद शुरू होती है। 2006 में कैटलोनिया ने इसी कानून में सुधार करके और ज्यादा अधिकार, खासकर फाइनेंशियल मैटर्स में, हासिल करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये उनकी पहचान और जरूरतों के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक पेंच आ गया। पेंच? कैसा पेंच? 2010 में स्पेन के संवैधानिक न्यायालय ने इस नए सुधारे हुए कानून के कई अहम हिस्सों को ये कहकर रद्द कर दिया कि वो स्पेन के संविधान के दायरे से बाहर हैं। और इसी फैसले ने जैसे चिंगारी का काम किया है ना? हाँ, बिल्कुल। इस फैसले को कई कैटलानों ने अपनी पहचान और अपनी उम्मीदों पर एक हमले की तरह देखा। यहीं से स्वतंत्रता के समर्थन में वो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए, जिसे प्रोसेस यानी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, प्रोसेस। हाँ, सड़कों पर लाखों लोग उतर आए और इसने उस आधुनिक तनाव की नींव रखी जिसे हम पिछले दशक में पीक पर पहुंचते देख चुके हैं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी बन गया। और 2010 का दशक तो जैसे इसी तनाव और आंदोलन के नाम रहा। हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता का विचार जोर पकड़ता गया। पहले कुछ सिंबॉलिक रेफरेंडम हुए, फिर 2014 और 2017 में आधिकारिक तौर पर जनमत संग्रह कराने की कोशिशें हुईं। हालांकि स्पेन की सरकार और अदालतों ने इन्हें हमेशा अवैध ही माना। हाँ, और उन जनमत संग्रहों की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि स्पेन समर्थक यानी संघवादियों जो स्पेन के साथ रहना चाहते थे, उन्होंने इनका बहिष्कार किया। तो वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन जितने लोगों ने वोट दिया उनमें स्वतंत्रता के पक्ष में यानी हाँ कहने वालों का भारी बहुमत था। माहौल काफी तनावपूर्ण था और 2017 में पुलिस कार्रवाई की वो तस्वीरें भी सामने आईं जिसने स्थिति को और बिगाड़ा। अक्टूबर 2017 जब कैटलन संसद ने एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भले ही वो घोषणा कुछ ही घंटों या दिनों तक टिक पाई हो, लेकिन वो एक नाटकीय मोड़ था। बेहद नाटकीय। लेकिन मैड्रिड यानी स्पेन की केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज और सख्त थी। उन्होंने फौरन संविधान के अनुच्छेद 155 का इस्तेमाल किया, एक ऐसा प्रावधान जो केंद्र को किसी स्वायत्त क्षेत्र का सीधा नियंत्रण लेने की इजाजत देता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करें। अच्छा, आर्टिकल 155। हाँ, कैटलोनिया की स्वायत्तता निलंबित कर दी गई, क्षेत्रीय सरकार बर्खास्त हो गई और सीधा शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद का घटनाक्रम भी काफी उथल-पुथल भरा रहा। कई प्रमुख कैटलन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे, लंबे मुकदमे चले। दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के बीच बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और सालों तक एक तरह का गतिरोध बना रहा। सही कहा, वो दौर टकराव और अनिश्चितता का था। लेकिन अगर हम 2025 में आज खड़े होकर देखें तो तस्वीर काफी बदली हुई नजर आती है। वो जो स्वतंत्रता की लहर थी वो अब उतनी तेज नहीं रही। जनता का मूड कह सकते हैं बदला है। आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं ना?
खासकर युवाओं में। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पिछले दशक में जिन युवा कैटलानों में कभी आज़ादी का जबरदस्त जुनून था, उनमें स्वतंत्रता का समर्थन लगभग 50% से गिरकर सिर्फ 27% रह गया। 50 से 27, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर पूरी आबादी की बात करें तो स्वतंत्रता का समर्थन अब 40% के आसपास आकर मतलब स्टेबल हो गया है, जो पहले काफी ज्यादा था। इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या लोग थक गए हैं या कुछ और? आंदोलन को चला रही थी, उनमें आपसी फूट पड़ गई। उनकी रणनीतियों पर सवाल उठने लगे, लोगों में एक तरह का मोहभंग भी आया। दूसरा, सालों के राजनीतिक संघर्ष और टकराव से एक थकान सी आ गई है। लोग अब शायद स्थिरता और रोजमर्रा के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। प्रैक्टिकल बातें। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अब पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय ज्यादा जोर व्यावहारिक स्वायत्ता पर है, यानी स्पेन के भीतर रहते हुए ही ज्यादा अधिकार और बेहतर वित्तीय व्यवस्था हासिल करना। और इस बदलते मूड का एक ठोस राजनीतिक नतीजा भी हमने हाल में देखा, जब 2024-25 के कैटलन चुनावों में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। बिल्कुल। 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता समर्थक पार्टियों का गठबंधन कैटलन संसद में अपना बहुमत खो बैठा। 4 दशक, ये तो वाकई बड़ा चेंज है। हाँ, ये कैटलान राजनीति में एक जबरदस्त मोड़ था। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि स्पेन की राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी की कैटलन शाखा के नेता साल्वाडोर इल्ला राष्ट्रपति बने। इल्ला स्पेन के साथ बने रहने के पक्षधर हैं और उन्होंने स्थिरता और बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का वादा किया है। तो क्या अब मान लिया जाए कि मामला शांत हो गया है? मतलब सब ठीक? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। राजनीति और भी पेचीदा हो गई है। अब मुकाबला पहले की तरह सिर्फ स्वतंत्रता बनाम स्पेन समर्थक नहीं रहा। अब मैदान में मध्यम मार्गी ताकतें हैं, बिखरे हुए लेकिन अब भी मुखार अलगाववादी हैं। और एक नई चिंता यह है कि दोनों खेमों में, यानी संघवादी और स्वतंत्रता समर्थक, धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टियों को भी कुछ सीटें मिली हैं। अरे बाप रे, धुर दक्षिणपंथी भी? हाँ, इससे ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और किसी भी तरह का स्थिर गठबंधन बनाना और मुश्किल हो गया है। वाह, ये तो काफी पेचीदा राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। थोड़ा रुककर लगता है हमारे श्रोताओं का दिमाग भी घूम गया होगा। तो क्यों ना एक पल लेकर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। हाल की बातचीत किन मुद्दों पर केंद्रित रही है? हाल के महीनों में कुछ बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत और फैसले हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एमनेस्टी कानून, यानी आम माफी का कानून। स्पेन की राष्ट्रीय सरकार को संसद में बने रहने के लिए कैटलन पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी। इसी राजनीतिक गणित के चलते सरकार 2017 के स्वतंत्रता प्रयास से जुड़े मामलों में आरोपित या सजायाफ्ता लोगों के लिए ये एमनेस्टी कानून लेकर आई। इस कानून पर तो स्पेन में काफी विवाद हुआ था, है ना? मैंने पढ़ा था। हाँ, जबरदस्त विवाद। इस कानून ने स्पेन को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके खिलाफ स्पेन भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आलोचकों का कहना था कि ये कानून के शासन का मजाक है और राजनीतिक फायदे के लिए रियायत दी जा रही है। और समर्थक क्या कह रहे थे? दूसरी तरफ समर्थकों का कहना था कि ये कैटलोनिया में स्थिति को सामान्य बनाने और राजनीतिक संवाद शुरू करने के लिए जरूरी है। भले ही ये विवादास्पद रहा, लेकिन इसने कहीं ना कहीं टकराव की गर्मी को कुछ कम करने में मदद जरूर की है। एमनेस्टी के अलावा और किन क्षेत्रों में बातचीत आगे बढ़ी है? क्या कुछ और भी हुआ? बातचीत कई और अहम मोर्चों पर भी चल रही है। एक बड़ा मुद्दा है राजकोषीय स्वायत्तता। कैटलोनिया लंबे समय से मांग कर रहा है कि उसे अपने टैक्स जमा करने और खर्च करने का ज्यादा अधिकार मिले। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, जैसे व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स का कुछ हिस्सा सीधे कैटलोनिया द्वारा जमा करने पर विचार। अच्छा, मतलब टैक्स कलेक्शन में ज्यादा रोल। हाँ, इसके अलावा सीमाओं के प्रबंधन और प्रवासन नीतियों पर भी कैटलोनिया को ज्यादा नियंत्रण देने की बात चल रही है। हाल ही में इस पर कुछ समझौते भी हुए हैं। ये सब असल में शक्तियों के बड़े हस्तांतरण हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मैड्रिड की राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसद में पार्टियों के जोड़-तोड़ पर निर्भर करता है। स्पेन के दूसरे क्षेत्र भी इस पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं कैटलोनिया को ज्यादा रियायतें न मिल जाएं। ये तो हुई राजनीति की बात। जरा अर्थव्यवस्था पर भी गौर करें, क्योंकि कैटलोनिया आर्थिक रूप से स्पेन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो मतलब सब जानते हैं। बिल्कुल। कैटलोनिया स्पेन की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। आंकड़े देखें तो ये स्पेन के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा पैदा करता है। 5वां हिस्सा? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, इसकी अपनी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का आकार कई छोटे यूरोपीय देशों के बराबर है।
ये दिखाता है कि कैटालोनिया का आर्थिक वजन कितना ज्यादा है। और हाल के वर्षों में खासकर कोविड-19 महामारी के बाद इसका प्रदर्शन कैसा रहा है? रिकवरी हुई है? कोविड-19 का झटका तो जोरदार था, जैसा कि पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन उसके बाद कैटालोनिया ने अच्छी वापसी की है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जीडीपी वृद्धि दर स्पेन के राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। अच्छा, स्पेन से भी बेहतर? हाँ, और भविष्य के अनुमान भी सकारात्मक हैं, खासकर रोजगार सृजन के मामले में। यहाँ लगातार नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू और है। बार्सिलोना, जो कैटालोनिया की राजधानी है, और मैड्रिड, स्पेन की राजधानी, इनके बीच की प्रतिद्वंद्विता। हाँ, बार्सिलोना बनाम मैड्रिड। ये दोनों शहर स्पेन के दो आर्थिक इंजन माने जाते हैं। दोनों ही बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं और टेक्नोलॉजी, उद्योग, फाइनेंस और पर्यटन के बड़े केंद्र हैं। क्या इस रेस में कोई एक आगे है फिलहाल? कुछ साल पहले राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मैड्रिड कुल जीडीपी के मामले में कैटालोनिया से थोड़ा आगे निकल गया था। कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने मुख्यालय भी कैटालोनिया से बाहर शिफ्ट कर दिए थे। ओहो। लेकिन जैसा हमने देखा, कैटालोनिया की अर्थव्यवस्था ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और इसकी विविधता, मतलब मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इसे महत्वपूर्ण बनाए रखती है। ये आर्थिक ताकत ही है जो इसे टैक्स बंटवारे, क्षेत्रीय फंड और ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता की मांग के लिए मूल भाव करने की क्षमता देती है। ये मुद्दा लगातार तनाव का कारण बना रहता है। अर्थव्यवस्था और राजनीति के अलावा एक और मोर्चा है जहां तनाव शायद सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वो है भाषा और संस्कृति का। हाँ, ये कैटालोनिया और स्पेन के रिश्ते का शायद सबसे भावनात्मक और संवेदनशील पहलू है। कैटलन भाषा स्पेनिश के साथ साथ कैटालोनिया में सह आधिकारिक भाषा का दर्जा रखती है और दशकों से यहाँ स्कूलों में एक इमर्सिव यानी समावेशी शिक्षा प्रणाली लागू है। इमर्सिव सिस्टम, ये क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है कैटलन भाषा को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना कि यहाँ बड़े होने वाले सभी बच्चे कैटलन बोलना और लिखना सीखें, ताकि भाषा जीवित रहे। इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं? बिल्कुल नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा टकराव होता है। स्कूलों में किस भाषा में कितनी पढ़ाई हो, कैटलन या स्पेनिश, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। स्पेन की अदालतों ने कई बार ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 25% पढ़ाई स्पेनिश में सुनिश्चित की जाए। 25% स्पेनिश? हाँ, इन फैसलों का कैटलन सरकार और कई सामाजिक समूहों ने कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि ये कैटलन भाषा के संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करेगा। मामला अभी भी कानूनी और राजनीतिक खींचतान में फंसा हुआ है। और जमीनी हकीकत क्या है? मतलब असल में लोग कैटलन बोल रहे हैं या कम हो रही है? ये एक चिंता का विषय है। तमाम कोशिशों के बावजूद स्रोत बताते हैं कि पहली भाषा यानी मातृभाषा के तौर पर कैटलन बोलने वालों की संख्या घट रही है। अब ये क्षेत्र की 1/3 से भी कम आबादी की मातृभाषा रह गई है। 1/3 से भी कम? ये तो सच में चिंता की बात है। कई लोग इसे भाषाई आपातकाल की तरह देख रहे हैं और भाषा को बचाने के लिए और ज्यादा प्रयासों की मांग कर रहे हैं। क्या इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे EU में मान्यता दिलाने की कोशिशें कामयाब हुई हैं? स्पेन की सरकार ने यूरोपीय संघ में कैटलन को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की कोशिश की है, खासकर जब उन्हें कैटलन पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन ये कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। सदस्य देशों में इसे लेकर हिचकिचाहट है, खासकर लागत और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक नजीर बनने के डर से। ये कैटलन राष्ट्रवादियों के लिए एक निराशा का कारण है। तो ये भाषा और संस्कृति का मुद्दा लगातार सुलगता रहता है। अब अगर हम जनमत की बात करें तो क्या तस्वीर उभरती है? आम कैटलन नागरिक क्या सोचते हैं? हाल के सर्वेक्षण क्या कहते हैं? सर्वेक्षण दिखाते हैं कि कैटलन समाज भविष्य को लेकर अभी भी काफी बटा हुआ है। कोई एक स्पष्ट बहुमत नहीं है। मोटे तौर पर लगभग 1/3 लोग स्पेन के भीतर एक स्वायत्त समुदाय बने रहने के पक्ष में है, यानी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। 1/3, ओके। वहीं लगभग उतने ही लोग अब भी पूरी तरह से स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अच्छा, मतलब स्वतंत्रता समर्थक भी उतने ही हैं। हाँ, लगभग। बाकी लोग शायद बीच के रास्ते या अन्य विकल्पों के बारे में सोचते हैं, लेकिन संघीय स्पेन या स्पेन में पूर्ण विलय जैसे विचार बहुत लोकप्रिय नहीं है। इसका मतलब है कि भले ही स्वतंत्रता की वो तेज लहर कम हुई हो, लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। और विरोध प्रदर्शनों का क्या वो अब भी होते हैं? हाँ, विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना कैटलन समाज की सक्रियता का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। ये प्रदर्शन सिर्फ स्वतंत्रता के पक्ष या विपक्ष में ही नहीं होते। अच्छा, और किन मुद्दों पर? बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी होते हैं, जैसे आवास की कमी,
महंगाई या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे गाजा या यूक्रेन संघर्ष पर अपनी राय जाहिर करने के लिए। और क्या कुछ खास दिनों पर ये प्रदर्शन ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कोई नेशनल डे वगैरह? बिल्कुल, खासकर 1 अक्टूबर को, जिसे डियाडा यानी कैटलोनिया का राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। इस दिन पारंपरिक रूप से बड़े प्रदर्शन होते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये दिखाता है कि नागरिक समाज कितना सजग है और मुद्दे अभी भी जीवित हैं, भले ही उनकी तीव्रता कम ज्यादा होती रहती हो। कुछ लोगों के लिए, खासकर पुरानी पीढ़ी या कट्टर राष्ट्रवादियों के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन आज भी नागरिक अधिकारों, आत्मनिर्णय और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। एक बड़ा तबका, खासकर युवा पीढ़ी, अब शायद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। सही बात है, प्रैक्टिकल इश्यूज। हाँ, उनके लिए शायद पहचान की राजनीति से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक मुद्दे मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2010 के दशक का जो खुला टकराव और उथल-पुथल का दौर था, वो अब धीरे-धीरे बातचीत, मोड़ भाव और संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए प्रबंधन के एक ज्यादा संयमित दौर में बदल गया है। हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। खुले टकराव की जगह अब सतर्क व्यवहारिकता ने ले ली है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बुनियादी मुद्दे अभी हल नहीं हुए। भविष्य के रिश्ते की रूपरेखा कुछ प्रमुख सवालों के जवाब पर निर्भर करेगी। वो प्रमुख सवाल क्या हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी? किन चीजों पर आगे बात होगी? पहला और शायद सबसे अहम है राजकोषीय स्वायत्तता। कैटलोनिया टैक्स जमा करने और खर्च करने पर ज्यादा नियंत्रण चाहता है। ये उनकी पुरानी मांग है, लेकिन स्पेन के दूसरे, खासकर कम विकसित क्षेत्र इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे उनके हिस्से के संसाधन कम हो जाएंगे और देश में असमानता बढ़ेगी। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने वाला काम है। हाँ, ये तो मुश्किल होगा बैलेंस करना। दूसरा बड़ा मुद्दा भाषा और शिक्षा का है। स्कूलों में कैटलन भाषा की स्थिति क्या हो, इसे कैसे लागू किया जाए, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें अदालती फैसले, पाठ्यक्रम में बदलाव और राजनीतिक सौदेबाजी सब कुछ शामिल है। ये पहचान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भाषा का मुद्दा तो हमेशा सेंसिटिव रहता है। बिल्कुल। तीसरा, प्रवासन और सीमाओं पर नियंत्रण। जैसा हमने जिक्र किया, कैटलोनिया ने हाल ही में इस पर कुछ अधिकार हासिल किए हैं। ये उस असम्मित संघवाद यानी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के विचार की ओर इशारा करता है, जहां स्पेन के भीतर अलग अलग क्षेत्रों को उनकी विशेष जरूरतों और इतिहास के आधार पर अलग अलग शक्तियां मिल सकती हैं। यानी एक साइज सब पर फिट न करने वाला मॉडल। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एक संभावित रास्ता हो सकता है, लेकिन इस पर भी राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। और चौथा, एमनेस्टी कानून का असर और राजनीतिक सामान्यीकरण। एमनेस्टी कानून लागू हो चुका है, ज्यादातर नेता जेल से बाहर हैं। क्या इससे राजनीतिक माहौल सामान्य होगा और स्थायी संवाद का रास्ता खुलेगा? ये देखना अभी बाकी है। हालांकि कैटलन संसद में हाल के घटनाक्रम ये जरूर दिखाते हैं कि निकट भविष्य में एक और स्वतंत्रता जनमत संग्रह की संभावना लगभग न के बराबर है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 में कैटलोनिया और स्पेन का रिश्ता एक दिलचस्प, कह सकते हैं, चौराहे पर खड़ा है। टकराव कम हुआ है, व्यावहारिकता बढ़ी है, लेकिन पहचान, भाषा और अधिकारों से जुड़े गहरे सवाल अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, स्वतंत्रता का ज्वार भले ही उतार पर हो और कैटलन समाज का एक बड़ा हिस्सा स्पेन के भीतर ही एक ज्यादा शक्तिशाली लेकिन व्यवहारिक स्वायत्तता स्वीकार करने को तैयार दिख रहा हो, लेकिन उनकी अलग पहचान, उनकी भाषा और इतिहास से जुड़ी शिकायतें उनकी राजनीति और स्पेन के साथ उनके संबंधों को लगातार प्रभावित करती रहेंगी। आने वाले साल स्पेन के लिए एक परीक्षा की तरह होंगे कि वो अपनी विविधता को संभालते हुए एकता कैसे बनाए रखता है। ये सिर्फ कैटलोनिया का सवाल नहीं है, बल्कि उसके सभी स्वायत्त समुदायों की आकांक्षाओं, उनके आर्थिक विकास और उनके सांस्कृतिक अधिकारों को संतुलित करने की चुनौती है। आज हमने स्पेन और कैटलोनिया के इस पेचीदा रिश्ते की कई परतों को खोलने की कोशिश की। इसके ऐतिहासिक जड़ों से लेकर मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हकीकत तक हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता की जोरदार मांग अब बातचीत और व्यावहारिक समाधानों की तलाश में बदली है, लेकिन भाषा, पहचान और अधिकारों जैसे मुद्दे अब भी कितने संवेदनशील और महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कैटलोनिया का ये बदलता हुआ मॉडल, यानी स्पेन के भीतर रहते हुए ज्यादा स्वायत्तता हासिल करना, दुनिया के उन दूसरे क्षेत्रों के लिए कोई सबक या रास्ता दिखा सकता है? या फिर ये सिर्फ तनाव को कुछ समय के लिए संभालने का एक तरीका है और गहरे मतभेद सतह के नीचे अब भी उबल रहे हैं? भविष्य में क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे साधा जाएगा? इस गहन विश्लेषण के लिए एलाइट जनरल नॉलेज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आपने कुछ नया सीखा तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। तरने के लिए